अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के पहले मरहले के तहत 13 हल्कों में पोलिंग हुई, जिसके बाद अब वोटों की गिनती और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर इंतखाबी माहौल निस्बतन पुरअमन रहा, अगरचे चंद मुकामात पर मामूली तलखी के वाक़यात की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ताहम इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मरहले के इंतखाबात में वोटर्स की शिरकत तवक्कुआत से कम रही, जिसने इंतखाबी सरगर्मियों की शिद्दत और अवामी दिलचस्पी के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क को नुमाया कर दिया है। क्या अवाम ने तरक्की, कारकर्दगी और इंतखाबी वादों को तरजीह दी, या फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान लगने वाले इल्ज़ामात, जवाबी बयानात और सियासी महाजराई ने वोटर्स की राय पर ज़्यादा असर डाला, और इंतखाबात में कम वोटर टर्नआउट की वजूहात आखिर क्या है? इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हम न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त मीरपुर में मौजूद हैं, शिराज बुखारी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर वोटर टर्नआउट जो है वो कितना रहा है अभी तक? वोटर टर्नआउट अभी तक तो फैसला नहीं हो सका, ये इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पर आज गर्मी भी बहुत थी, दूसरा एक कालादम इलेक्शन कमेटी का फैक्टर भी है। लेकिन मेरे नजदीक अगर आप हल्का LA3 मीरपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ टर्नआउट इतना कम भी नहीं था। उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर में अभी बल्दियाती निज़ाम जो है वो बड़ा काम कर रहा है। जो काउंसलर हजरात हैं वो अपनी वार्ड में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में जो लोगों को वो अंगेज उन्होंने रखा। जो उम्मीदवारान है उनके लिए काफी आसानी हुई। लेकिन अभी ये फैसला इलेक्शन कमीशन की हतमी जो फहरिस्त आएगी उससे जो पता चलेगा कि टर्नआउट में कितना फर्क पड़ा। और ये बताइएगा कि मजबूरी तौर पे अभी तक जो इतलात आ रही हैं, किसी पार्टी का पलड़ा भारी है, ये कहा जा सकता है, या इट्स टू अर्ली टू से दैट? अगर आप LA1 से LA4 की बात करें तो LA1 से जो अभी तक की इतलात हैं उसमें अगर LA1 के पोलिंग स्टेशन टोटल हैं 139 और 100 से ज्यादा अगर पोलिंग स्टेशन का हमने अगर देखा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नौजवान हैं अजीम बख्श जो कासिम मजीद के मुकाबले में है, वो 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं उनमें वो आगे जा रहे हैं। जबकि हल्का LA2 डडियाल से तकरीबन उनके जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 149 है। ये भी कोई 70 पोलिंग स्टेशन से जायद का जो हमारे पास अभी तक का आया उसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर सादक आगे हैं। जो हल्का LA3 मीरपुर है वो काफी जो है अभी तक जो है वो टफ दिखाई दे रहा है। वो बराबर का मुकाबला अभी तक जो है किसी पोलिंग स्टेशन से यासर सुल्तान पीपल्स पार्टी के उनका पलड़ा बारी है, किसी पे चौधरी मोहम्मद सईद का पलड़ा पारी है, उसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। इन 4 हल्कों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो थोड़ी बेहतर दिखाई देगी। और शिराज साहब, अमन ओमान की सूरत हाल के बारे में भी बताइएगा। कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ? SSP जिला मीरपुर से हमारी बात हुई, DIG और आई ने भी मीरपुर का विजिट किया, कमिश्नर मीरपुर ने भी पूरे डिवीजन को जो है वो छोड़ा। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात या ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया। SSP जिला मीरपुर से जब मेरी बात हुई तो जिला मीरपुर के अगर आप 4 हल्कों की बात करें तो यहाँ उनके मुताबिक कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, और हमने भी कोई ऐसा बड़ा वाकया जो हमने रिपोर्ट नहीं किया। छोटे मोटे जो पोलिंग स्टेशन पे हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े होते हैं वो लगा रहा, लेकिन कोई बड़ा ऐसा जिला मीरपुर के 4 हल्कों में अभी तक जो है कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसा मामला सामने नहीं है। और शिराज साहब, यहाँ पे एक और रिपोर्ट भी हुआ था कि किसी उम्मीदवार के घर से जो है वो पोलिंग का सामान बरामद हुआ, और 2 अफसरान को भी जो है वो इस सिलसिले में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया। ये वाकया क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये चौधरी मोहम्मद यासीन है, पीपल्स पार्टी के सदर हैं, इनका हल्का कोटली है। वहाँ पे इनके एक जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा या इनके करीबी साथी कहा जाता है, वहाँ पे जो है ये जो कुछ पोलिंग बैग्स बरामद हुए, ये राजा फाते महमूद हैं PMLN के। इन्होंने जो है उस दर पे अपने कुछ रुकतार के हमरा जो है वो रेड किया, या आप कह सकते हैं कि वो वहाँ गए और वहाँ पे ये चीजें बरामद हुई, और उन्होंने इसको वीडियो में भी जो है वो बिल्कुल सामने उन्होंने वीडियो रिलीज भी की, PMLN के पेज से भी रिलीज हुई। इससे पे उन्होंने इंतजामिया ने जो है वो जो 2 अफसरान थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इलेक्शन कमीशन का यही कहना था कि ये जो
प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इनकी नाअहली है, लेकिन ये जो जहां इन्होंने जाना था, जिस पोलिंग स्टेशन में इन्होंने सामान पहुंचाना था, वहां का रास्ता ये भूल के इत्तेफाक से वहां चले गए, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शिराज बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम न्यूज़ के नुमाइंदे मीरपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। नताइज के आने का सिलसिला अभी भी जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। चंद जगहों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की सबकत के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन चंद जो सीट्स हैं उसके ऊपर अभी भी बड़ा ही सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। धांधली के इल्ज़ाम मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इन इल्ज़ाम का आखिर नतीजा क्या हो गया? क्या कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दफ़ा फिर इत्तेहाद कायम करके ये हुकूमत बनाएंगी, या इस मरतबा एक ही जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल होगी? इस पर तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मुआरका आईनी और जमहूरियत पसंदी के दावों से निकलकर इल्ज़ामात और सियासी मफादात की ऐसी फ़िज़ा में दाखिल हो चुका है जहाँ तमाम अखलाकी और कानूनी जवाबित को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। कहीं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का शोर है, कहीं सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर एतराज़ात हैं, कहीं धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये इंतखाब अवामी मैंडेट का इम्तिहान है या सियासी बयानियों की बरतरी की जंग? इसी तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल को मुतासर करने की कोशिश, वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी, तरक्याती मनसूबों के ऐलानात और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कश्मीरी अवाम को तरक्याती ऐलानात या चंद बसों के जरिए मुतासर नहीं किया जा सकता। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने इन इल्ज़ामात को सस्ते सियासी हथकंडे और बोक्स का नतीजा करार देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम में किसी वादे से ज़्यादा अपनी कारकर्दगी पेश की है। पंजाब की तरक्की, इलेक्ट्रिक बसों, सुथरा पंजाब और फलाही मनसूबों को अवाम के सामने रखा, जबकि मुखालफिन के पास सिर्फ शोर शराबा और इल्ज़ामात के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए जो गुफ्तगू की थी वो अपनी वजारतें संभालें। 10-15 दिन से वो यहाँ पे क्यों डेरे देकर बैठे हुए थे, और इलेक्शन कमीशन के भी बदतरीन वायलेशन जो है उसे कोड ऑफ कंडक्ट की मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा ने की। जो वहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं, सबका ये कहना है कि हाँ, मुतासर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की कारकर्दगी से। ये क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ऐलानात कर लोगों को आप खरीदना कोशिश कर रहे हो, ट्रकों पे बसें चला के शहर में लोगों को घुमा रहे हो, और आप समझते हो कि मीरपुर के लोग जो है वो आपकी इन 20 बसों पे ऊपर जो है आपको वोट देंगे। वो जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे दें ना अपने लोगों को, मीरपुर खास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। उल्टे सीधे मुंह बनाकर बड़ों की तौहीन करके वोट मांगना ये तो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। ये जो हमारे मुकाबले में जो तांगा पार्टियां हैं, जो खैराती इख्तिदार पे बैठे हुए लोग, उनको कभी भी कश्मीरी अवाम वोट नहीं देगी। आपकी जहाँ बहुत सालों से हुकूमत है वहाँ पे आपने लोगों को क्या दिया? किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आजाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे। कोई कह नहीं पा रहा। जो खाली बर्तन है वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं, और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए, वो वाजे करे कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान था क्या वो नून लीग की पार्टी पॉलिसी थी या नहीं थी। कश्मीर के लोगों का भला करने की कोशिश करें तब रोना धोना शुरू हो जाता है। आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। नून लीग की क़यादत में फर्ज है कि पहले इनसे पैर पड़ के एक कश्मीरी से माफी मांगे और कान पकड़ के उनको बोलेंगे हम तौबा करते हैं, आइंदा इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देंगे। खैराती मैंडेट वाले लोग जो है उनसे आप अच्छी तरह गुनाह करें। इंतखाबी दंगल में इल्जाम तराशी का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि आज पोलिंग के दिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कोटली के हल्का LA-10 में संगीन धांधली का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए इस वाक़े की फौरी इंक्वायरी तक इस हल्के में इंतखाब रोका जाए। राना सनाउल्लाह के इस नुक्ते पर जवाबी वार करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को अपनी धांधली छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ही वफाकी इंतजामिया की मदाखलत, वज़रा के डेरों और सरकारी बसों के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिख रही है। नाज़रीन, सियासी बयानात की इस गूंज में आज एक और बयान भी खास तवज्जो का मरकज़ बना, जब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ को किसी वज़ीर आज़म के टैग की ज़रूरत नहीं। उनका बयान अलामती था, वो तो वज़ीर आज़मों के भी वज़ीर आज़म हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। एक सिंबॉलिक ख्वाहिश थी कि मेरा वज़ीर आज़म आएगा तो मैं उसके साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड होकर कश्मीर की खिदमत करूंगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी वज़ीर आज़म के टैग की जरूरत नहीं है, वो वज़ीर आज़मों के भी वज़ीर आज़म है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत के इस पूरे मंजरनामे ने जमहूरी इक़दार, शफाफियत और इंतखाबी अमल पर मुतअद्दिद सवालात को जन्म दिया है। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया या सियासी बयानियों ने राय आमा पर ज़्यादा असर डाला?
क्या ये इंतखाबात नताइज आने के बाद सियासी तनाज़ात का खात्मा करेंगे या एक नई सियासी कशमकश का आगाज़ साबित होंगी? इसी इशू पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से इख्तियार वली साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफ जई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इख्तियार वली साहब, बड़ा संगीन इल्ज़ाम आज के इन इंतखाबात के हवाले से लगाया गया आपकी जमात की जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा के घर से जो है वो पोलिंग का जो सामान था वो वहाँ से बरामद हुआ है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम आपने अपने ही इत्तेहादियों के ऊपर लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान जी। बिल्कुल, ये हमारे इत्तेहादी भी हैं, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात हैं, लेकिन जो रात का वाक़या है LA-10 का, तो उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और कुछ थैले थे जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, जो इलेक्शन मटेरियल है वो जहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के डेरे से बरामद हुई हैं। और हमारा उम्मीदवार और हमारे कारकुन ख़ुद उस रेड में गए थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो क्लिप वहाँ पर बनाई। तो ये ऐसे होना नहीं चाहिए कि इसको मतलब अगर आप इलेक्शन से पहले ही अपने इलेक्शन को वो कर दें, और दूसरी तरफ आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि हुकूमत जो है तो वफाकी हुकूमत धांधली कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि रात को कत्ल करो और सुबह जनाजे की पहले सफ़ में खड़े हो जाओ और बोलो कि यार मरहूम बड़ा अच्छा आदमी था। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा सूट नहीं करता, ये ना करें तो बेहतर है। और इलेक्शन प्रोसेस को जितना हम ट्रांसपेरेंट रख सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि लोग आए। देखिए, पाकिस्तान में यहाँ पर जिस बंदे ने जिसको वोट देना है ना, उसी को वो वोट देता है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर एक हकीकत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वहाँ पर एक मुसल्लमा हकीकत है। अच्छा, इनकी अपनी वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस है, हमारी बहुत ज़्यादा है। ऑन ग्राउंड डिलीवरेंस हमारी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को डिसाइड करने थे, ये बसों से या कुछ चीज़ों से नहीं होती हैं। लेकिन इख्तियार साहब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भेजी गई जो भेजी गई बसें थी, मरीम नवाज साहिबा की जानिब से बसें थी, वो अब तहवील में ले ली गई हैं। उसे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं हो सकता। आखिर आप किस तरह इस पूरे पोलिंग प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं? जी, इलेक्शन कमीशन को वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए कि ये स्कीम जो थी ये इलेक्शन के दिनों में नहीं बनी, और ये जो थी ये पहले से बनाई गई थी। ये मैं इसका विटनेस हूँ। राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादिर साहब, मुश्ताक मनहेज साहब, ये सारे लोग आए थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मरियम बीबी से इनकी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने डिमांड की 3 बसों की। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने इतना अच्छा ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी हैं, तो काश हम इसको कश्मीर में भी कर सकते। तो मियाँ साहब ने ये कहा था कि बिल्कुल कश्मीर में भी करके देते हैं। तो इसके तो प्रोसेस उस वक्त, लेकिन इसको इंपोर्ट करते हुए, लाते हुए, भेजते हुए, आपको पता है स्कीम बनते हुए टाइम लगता है। जी, टाइमिंग भी बिल्कुल इलेक्शन के साथ ही मैच कर गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो ऑन गोइंग स्कीम्स जो होती हैं वो कंटिन्यू करती हैं। ठीक, नई स्कीमें जो हैं वो न कंटिन्यू कर सकती हैं, ना उसको आप अनाउंस कर सकते हैं। सो ये हो या दानिश स्कूल की चेन हो, या लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन हो, या जो मुजफ्फराबाद और इसकी मानसेरा की मोटरवे हो, ये हमारी पुरानी स्कीम है। इजाज़त दीजिएगा सर, इजाज़त। कादिर साहब, कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है जनाब, धांधली के स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ज़ाम आपकी जमात के ऊपर लगाए गए हैं। सब आपको भी ज़माना हो गया साफत करते हुए। अगर कोई पुरानी स्कीम है तो उसका जो खुशखबरी है वो दूसरी तीसरी मरतबा तो नहीं सुनाई जाती। अगर कोई है फुटेज, कोई वीडियो है जो ये बसें पहले से जो ना वो अलर्ट हो चुकी है, तो इख्तियार वली साहब बता दे कि वो कहाँ हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल को कि सत्तू पी के आप आज उठे हो। जब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने एक्शन लेते हुए और बसों को रोक लिया है और आपकी इलेक्शन के रूल्स, आपके उसूल सुना है कि आप जस्टिस भी रह चुके हो, तो ये कौन सी
खेत की आप जस्टिस रह चुके, जो आपको न कानून पता, न आईन पता, न रूल्स पता। और आप अगर जीपी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ बनना चाहते हो तो आपके ऊपर मुगल आजम का फिल्म नहीं बनेंगे, बल्कि खलनायक आजाद कश्मीर आपके ऊपर फिल्म बनेगा। अच्छा। सत्तू पी के वो आज उठे जब पोलिंग का दिन था, जब पोलिंग का दिन खत्म हो रहा था। तो मैं ये समझ रहा हूँ। फिर दूसरी बात, आज हमारे कारकुन को जिस तरह शहीद किया गया, उसको तो बकायदा नाम दिया गया है कि कोई नई नाम का आदमी है, नून लिखा, उसने फायरिंग की है। तो ये गुंडागर्दी, बदमाशी, सीटीडी के तावन से पंजाब में ये सारी चीजें आप कश्मीर तक ले गए। आपका बुजदिल वजीर दिफा, जो कभी हिंदुस्तान की जंग में कहीं नजर नहीं आया किसी बैरक की फौजियों के साथ, वो तो कश्मीरी मानने से इनकार कर रहा है। आपका मुशीर आला राना सनावला कहता है ये मेरी जेब में ये वीडियो मौजूद है सारे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि गुंडागर्दी, बदमाशी और ये सारी चीजें आप आज मीडिया ने दिखा दिया खुलम खुला, कत्ल गारत तक आप आ गए। लेकिन सवाल ये कहने का कि आप कहते हैं कि हमने काम किया, कौन सा काम किया है? आपका साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं कि 10 साल पहले जो काम हुआ तो उसके बाद कोई काम नहीं, यानी जिसमें 5 साल अपने छोटे भाई की वज़ीर आज़म भी मौजूद है। तो आप तो अपने ही वज़ीर आज़म को चार्जशीट दे रहे हैं। लेकिन कादिर साहब यहाँ पे तो हुकूमत आपकी थी ना, मतलब वो नून लीग की तो गवर्नमेंट नहीं थी, तो आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं, देखिए मंसूर अली खान साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि जो पिछले 5 महीने से हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि हम दोनों की मुश्तरका हुकूमत है। और 4.5 साल तो पीटीआई के 3 वजीर आजम बदल चुके हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन हमारे दौर में 5 सरकारी यूनिवर्सिटी, 3 मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे काम जो हो चुके हैं वो आवाम के सामने। और फिर सबसे बढ़कर जो कश्मीरी आवाम है, उनको ये सारी चीजों से कोई वो नहीं है कि सरोकार। उनको ये चाहिए कि उनको हक अहमियत का मिलेगा, जो बिलावल भुट्टो साहब ऐलान कर चुके हैं और पहले कर चुके हो एज ए वजीर खारजा शेख जुल्फकार अली भुट्टो, उस वक्त से बेनजीर भुट्टो शेख की ये सारी चीजें तो इंटरनेशनल फोरम पे मौजूद है। आप ये जाके 5 बसों को आप क्या करेंगे? इलेक्शन खरीद लेंगे। वो तो पोल आपका खुल गया आज। सवाल ये फिर कश्मीर के तारीख में ये 3 मरतबा 3 मरलों पे जो इलेक्शन हो रहा है, ये क्या है? प्री पोल रिगिंग नहीं है। नवाज शरीफ साहब और ये मरियम में भी सूबे के वजीर आला वहां जाके किस हैसियत से वहां पे ऐलानात करिए। और ये सत्तू पीने वाला गुलाम मुस्तफा मुगल जो ना, वो उनको शायद इलेक्शन के बाद जागेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे हरबे नून लीग के पुराना वतीरा है, ये कर चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगा जीपी की तरह मुंह की खानी पड़ेगी यहाँ भी इनको। ये शौकत यूसुफजई साहब, पहले तो आप इन दोनों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे धांधली के, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं धांधली के। तो ये मामला तो काफ़ी हद तक आपके बयानिए से मिलता जुलता नहीं नजर आ रहा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं दोनों। ये तो कहते थे हम जमहूरियत पसंद है, हम दोनों जमहूरियत की खातिर मिले हुए हैं। ये जमहूरियत की खातिर मिले हैं कि एक दूसरे को मार भी रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और दोनों मिलकर खा भी रहे हैं। दोनों एक साथ बैठे हैं हुकूमत में। अब मज़े की बात यह है कि ये अभी कहेंगे मेरे भाई की ये तो जमहूरियत है, हम अलग अलग मंशूर रखते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, बस इलेक्शन हो जाएगा हम फिर बैठ जाएंगे। तो यही बात तो इमरान खान करता था ना कि ये सारे मिले हुए हैं, इनका एक ही मंशूर है किसी मुल्क को। वरना आज देखे ना, ये जितने बड़े बड़े दावे ये करते हैं कि हमारे रिजर्व कहाँ से कहाँ चले गए, 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे पा रहे आवाम को। आवाम तो उसी तरह है। फिर दूसरी बात है कि इनको लोग वोट क्यों दें? क्या सिंध के हालात अच्छे हुए हैं? क्या पंजाब के हालात अच्छे हुए हैं? क्या पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? या इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है? देखे ना, ये तो गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने धांधली कराई, या फिर ये कि मुकमुका हुआ है, और शायद यहाँ पे भी मुकमुका हो जाए। ठीक, ये पहले से तयशुदा नताइज होंगे। मेरा जाती ख्याल यही है कि ये बस एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं। देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब का ये इल्जाम कोई मामूली तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं जी अरबों रुपए जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। तो ये कौम का पैसा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि जी खैर है, मिट्टी पाव वाली बात तो नहीं है ना। अगर राना सनाउल्लाह साहब इल्जाम लगा रहे हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम तो यही कहते थे। लेकिन आज जो है ना, दोनों एक दूसरे को मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर कहेंगे जी जमहूरियत के खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। ऐसी जमहूरियत तो नहीं चाहिए ना। आपका मतलब है ये जो भी नताइज, अब तो जाहिर बात अभी पहला मरहला अभी शुरू हुआ है, अभी तो और भी 2 मरहले और भी हैं। आप समझते हैं कि ये दोनों जमातें बाद में फिर दोबारा मिल जाएंगी इन इल्जामात के बावजूद? जी, ये इससे संगीन इल्जामात लगते रहे हैं माजी में, और इनके दुखता एक है।
जमहूरियत के नाम पे जितना लूट सको मुल्क को लूटो। हम्म। और यही इन दोनों का मंशूर भी है, दोनों का वो है जो। वरना आप मुझे बताएं कि ये कौन सा फार्मूला है कि इलेक्शन के वक्त आप बसें फराम करें, इलेक्शन के वक्त वजीर आला पंजाब जाके वहाँ खिताब करें नहीं, वो फरमा रहे हैं और शौक साहब, बड़े बड़े शौक साहब इख्तियार साहब कह रहे हैं पहले की स्कीम थी, बसें अभी आई हैं। जी जी ये 10 दिन बाद भी दी जा सकती थी, लेकिन देखें ये तो किसी बच्चे के सामने भी आप बात करेंगे, अब वो जमाना नहीं रहा है कि आप किसी को धोखा दे सकते हैं। ठीक है, आपने पहले से एक स्कीम अनाउंस की थी और इलेक्शन के लिए रखी थी, जो हमेशा नून लीग वाले यही करते हैं, इलेक्शन के वक्त ये काम दिखाते हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, उसके बाद तो ना इनकी कोई परफॉर्मेंस होती है। देखे ना, अगर इनकी मईशत, ये जो कहते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने मईशत को ठीक कर दिया, हमने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया, आज ये मेरे भाई एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे थे, इन्होंने कहा रिजर्व देखें, पाकिस्तानी कौम को खुश होना चाहिए, खुशखबरी है कि रिजर्व बढ़ गए हैं। तो मुझे बताएं कि 1 रुपए का फायदा मिल रहा है आवाम को। चलो मैं पूछ लेता हूं और सर, क्या मैं अगर पूछ लेता रिजर्व हूं बढ़ गए हैं मंसूर अली खान जी, साहब, अगर जी। रिजर्व बढ़ गए हैं जी, तो फिर अमेरिका से हम क्यों कह रहे हैं कि जी हमें पैसा दें, सही। फिर हम सऊदी अरब से क्यों उधार तेल ले रहे हैं, फिर हम चाइना से क्यों कह रहे हैं कि हमारे जो है ना वो हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। इसका मतलब है कि सारा फ्रॉड हो रहा है मुल्क के साथ। ये और इख्तियार जितने साहब, ये शौकत साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आज पीर का दिन है और पिछले पीर से अवाम के लिए पेट्रोल की कीमतें जो है रोजाना की बुनियाद पे आप लोगों ने ऐलान करने का फैसला किया है। वो जब से वो नया फॉर्मूला आया है, अवाम की तो चीखें निकल गई हैं। मतलब सिर्फ पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो है वो 316 से लेके 335 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला गया, ये रोजाना के फॉर्मूले की बुनियाद पे। और डीजल जो है 354 से 383 रुपए के ऊपर चला गया। अवाम के लिए तो घाटा ही घाटा है। फिर इन रिजर्व्स का क्या करें अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? मैं थोड़ा सा दोनों भाइयों को रिस्पॉन्ड करके फिर आपके सवाल पे आना पसंद करूंगा। जी, ज़रूरी होता है। एक तो अपना मंदू खेल साहब ने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ आपका सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत पे आप सवाल नहीं उठा सकते। वो पाकिस्तान की तारीख़ के बहादुर तरीन वज़ीर साबित हुए हैं और उन्होंने वो कुछ कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ख्याल में वो एक तारीख़ बन चुकी है। सो अगर आप कुछ इख्तिलाफ है बहादुर उस पर जरूर आपको किस तरह ये बहादुरी का बुज़दिल नहीं कर सकते। इख्तियार साहब, बहादुरी का वाकया कोई शेयर करें आप हमारे साथ। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ फौजियों के साथ तस्वीर मेरे ख्याल में बॉर्डर पे जिस डिफेंस, अगर मैं इस प्रोग्राम में 1 वर्सेस 3 बैठा हुआ हूँ तो मुझे कम से कम बोलने की इजाजत दे दें। जी, जी। 3 भाई एक साथ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा। सर वो 4 में से हुकूमत में आप ही है ना सिर्फ, कि जिसकी वजारत, तो सर एक एक करके आए ना, सारे मिलके आओगे, मैं कैसे मिलूंगा? आप बोलिए। ये जिस वजीर दिफा के वजारत में हमने इंडिया को शिकस्त दी, अच्छा, जिस वजीर दिफा ने पूरे इस मामले में फ्रंट फुट पर जाकर खेला और उनके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली, पूरी मुस्लिम उम्मा में, मेरे ख्याल में वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहादुर कहलाता है, बहादुर सपूत है। आज के लिए इतना बहुत है, फिर इस पर कोई प्रोग्राम रख लीजिए। अच्छा। दूसरा मैं आपको बताऊं, कादिर मंदू खेल भाई, अगर कोई आपके जहन में ऐसा कोई मॉडल है कि जो गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन का था कराची में, कि जिस तरह आपके मेयर मुंतखब हुए थे, उस तरह का माहौल अब नहीं रहा, वो मेरे ख्याल में इधर कश्मीर में होने नहीं लगा, तो उस पर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। हमें इस पर बिल्कुल, हम जिगर खून हैं, हम इस पर खफा हैं कि खून अगर एक तरफ से हो या दूसरी तरफ से, पॉलिटिकल मामलात जो हैं ये अदम तशद्दुद पर मुंतज होने चाहिए, इसमें तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये इतने थोड़े बहुत धांधली के इल्ज़ामात लगते रहेंगे, आपका वोटर 10, 15, 20 बसों से कहीं नहीं जाएगा। और यार हुकूमत तो आपकी भी है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, कश्मीर में है, 2-4 ट्रक आप भी दे दो, और ट्रक नहीं कोई पिकअप भेज दो, अच्छा चलो कोई स्कूटी शूटी भेज दो, कुछ तो भेज दो, कुछ काम भी करो यार, हमसे ही कुछ सीख लो। तो ये लेकिन इख्तियार साहब, आप दोनों के ऊपर इल्जाम, आप दोनों पे इख्तियार साहब सुनिएगा, तहरीक इंसाफ आप दोनों पे इल्जाम लगा रही है
कि ये सारे इल्ज़ामात वगैरह जो है ना ये इलेक्शन से पहले की हद तक ही पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, जैसे इलेक्शन हो जाने, रिजल्ट हो जाने, आप दोनों ने हाथ मिला के जो है फिर हुकूमत बना लेनी है? मंसूर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो एक दूसरे के पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, न पढ़ते हैं। ना अचकजई साहब को कोई मानता है, ना बैरिस्टर गोहर को मानता है, ना अलीमा बाजी के सामने कोई उसके साथ बैठता है, ना कोई सुहेल अफरीदी के साथ बैठता है, एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। ये तो इर्रेलेवेंट, मैंने आपके प्रोग्राम में 1 साल पहले कह दिया था कि ये इर्रेलेवेंट हो चुके हैं 2024 के इलेक्शन के बाद, और ये खुद को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। जीबी में ये लोग वाइप आउट हो गए। एक बंदा मेरे ख्याल में कहा था या 1.5 या 1.25 इनके बंदे, कोई 1.25 है मेरे ख्याल में जीता है इनका। अच्छा, फिर इस तरफ आइए कश्मीर में, वहाँ पे ये एक कॉपी पेस्ट पार्टी थी, हुकूमत गई, पार्टी गई, ये लोग तो है ही नहीं। अब शौकत यूसुफजई साहब जो है ये हमारे शो में बैठकर ये वो वाला काम कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं करते जैसे वो नाखून ऐसे वो करते हैं, रगड़ते हैं कि अल्लाह करे कि इन दोनों की लड़ाई हो जाए। ये तो इस मामले में यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, इनका तो काम ही कोई नहीं है। जो ये बात करते हैं इलेक्शन में धांधलियों की, तो मैंने पहले भी एक शो में इनको बताया कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में बैलेट पेपर के गत्ते निकले, पूरी डिग्गी भरी हुई थी, वो साथ लेके फिर रहा था। आप हमें ट्रांसपेरेंसी बताते हो कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो पिछले हुए थे, आपने अपने अपने बंदों को 70-70 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बावजूद 165 तहसीलों में आपकी परफॉर्मेंस ये रही। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मैं अक्सरियत जरा कादिर साहब से पोजीशन जी कादिर साहब से सवाल। कादिर साहब, आपने संगीन इल्ज़ामात आपकी जानिब से भी नून लीग के ऊपर लगाए गए, धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, पॉलिटिकल कैंपेनिंग को असरअंदाज उसके ऊपर होने के इल्ज़ामात लगाए गए। ये शौकत साहब जो कह रहे हैं कि जनाब बाद में इन्होंने मिल नहीं जाना है आपस में, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, सर डिनाई कर दें इनकी बात को, ताकि मैं आज कम से कम ऑन रिकॉर्ड भी रख सकूं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे इलेक्शंस के बाद। देखिए, पहले तो शौकत यूसुफजई साहब मेरे भाई है, आप तो आप शौकत यूसुफजई साहब मेरे भाई है, इनको तो खामखा अपनी जहमत दी है, इनका क्या लेना देना है कश्मीर की सियासत से, है ही नहीं को वजूद, आपने खामखा शो में बिठा लिए। किसी और शो में बिठा ले, मॉर्निंग शो में बिठा लेते उसको, तर्जमान बना हुआ आजकल, बोलता भी अच्छा है। दूसरी बात ये कि जो ख्वाजा आसिफ की बात की है, क्या ख्वाजा आसिफ ने नहर के किनारे बैठ के कुछ स्टेटमेंट दी होगी, वो भी मेरे नज़र से नहीं गुजरी। क्या पूरे दुनिया में वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात का किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं अदा करे थे? पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का मकरू चेहरा क्या नहीं, कहाँ छुपा होता? वो जगह तो खैर बाद में मालूम हो जाएगा कि किधर खुली में छुपा होता। इनकार तो नहीं किया। दूसरी बात ये कि जो ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, ये कादिर भाई हमने इनकार नहीं किया, कादिर भाई हमने इनकार बिल्कुल नहीं किया। तो इनकार और क्या होता है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो आपका वजीर दिफा है, बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब के कहने पे अपने बचपन के स्कूल के दोस्त को वजीर दिफा बनाया है, शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी थी बेटी को वज़ीर आला बनाया, समदी को नायब वज़ीर आज़म बनाया। वो तो आपके घर के मसाले शर्त है, उसमें मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कम से कम वजीर दिफा नहीं, कुछ सब्जी मंडी को फ्रूट मंडी का वजीर बना लेते, ताकि कम से कम मेरे जैसे तुझे एतराज तो ना करे कि वजीर दिफा तो बहुत बड़ी चीज होता है। एटमी पाकिस्तान का, दुनिया के ताकतवर फौज का वजीर दिफा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए नहर में चड्डी पहन के नहाते हुए, ना उनका कोई किरदार, ना उनको फौजियों के साथ तस्वीर, न बॉर्डर पे न कोई हौसला, न बैनुल अक़वामी। एक दौरा बता दो जो वजीर दिफा किए हिंदुस्तान की जंग में। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि जो इख्तियार वली साहब बता रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज, हाँ एक जवाब दे देता हूँ अपना यूसुफजई साहब का। यकीनन अगर जीबी के इलेक्शन की तरह को ऐसा ट्रायका बनाए, या 2024 के इलेक्शन में ऐसा ट्रायका बनाए जो कि किसी पार्टी के पास कोई चॉइस ही नहीं। मिसाल के तौर पे 2024 के इलेक्शन में पीटीआई बड़ी पार्टी थी, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग 3 थी, 2 इकट्ठे होकर हुकूमत बन सकती थी। वही चीज जीबी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी से रोकने के लिए जो हरकतें की वो सबके सामने
अगर यहाँ पे भी यही चीज चाल चलाएगी है तो यकीनन फिर कोई राजधानी पीटीआई तो है ही नहीं है। जारी बातें, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी या आईपीपी को कुछ सीटें मिल गई है तो फिर यकीनन दो पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। ये तो मैं एतराफ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, इख्तियार वली साहब, शौकत यूसुफ जई साहब। नाज़रीन, कश्मीर के इलेक्शन रिजल्ट आने का सिलसिला अब भी जारी है। अभी पहला मरला है, दीगर मरले भी अभी कवर होने हैं, लेकिन अभी से धांधली के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ ईरान अमेरिका के मामला के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ भारत से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ उसके बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त मशरक़ वुस्ता शदीद जोग्राफियाई और सफारती कशीदगी के नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अगरचा ईरान और अमरीका के दरमियान 2 रोज़ा गैर एलानिया जंगबंदी के बाद बरह रास्त तसादुम में वक्ती कमी ज़रूर आई है, लेकिन खित्ते में तनाव अब भी बरकरार है और किसी भी वक्त हालात दोबारा कशीदा होने के खदशात मौजूद हैं। इसी दौरान पस पर्दा सफारती राब्ते भी जारी हैं। ताहम आज तेहरान में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस वक्त अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। उधर खित्ते में ईरान के तहादी भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने ईरानी क़यादत के नाम एक ख़त में अपनी हिकमत अमली और मुकम्मल हिमायत और वफादारी का इजहार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खमनाई ने इस खत के जवाब में कहा है कि अमरीका और इजरायली दबाव के मुकाबले में मज़ामत के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ हालिया जंग के दौरान अमरीका को असलहा और गोला बारूद की कमी का सामना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा असलहा मौजूद है, बल्कि इसकी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा। दूसरी तरफ अगर जनूबी एशिया की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल जंग के हवाले से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की इस सलाहियत को साबित कर दिया है कि वो किसी भी पाकिस्तानी मुहिमजोई का तवक्को से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब दे सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान में फ़ौज और अस्कर पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो चुका है और वहाँ दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इन तमाम बयान को मुस्तरद कर दिया है, मगर सवाल यह है कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पाकिस्तान से मुतल्लिक सख्त बयान और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक दावे जनूबी एशिया के पहले से कशीदा माहौल पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अनस मलिक साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। जय साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। 2 दिन से हमने देखा है कि थोड़ी सी कशीदगी के अंदर, या आप कह लीजिए कि गैर एलानिया एक सीज़ फायर देखा जा सकता है इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान। आप समझते हैं कि दोनों साइड्स को इस बात का एहसास हुआ है कि हम एक फुल ब्लोन जो जंग है उस तरफ हम नहीं जा सकते, मामला को सफारती तौर पे ही हल करना पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर फॉर हैविंग मी और अनस को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये तो पहले भी हम ये बात कहते आए हैं और ये साबित भी हुई है कि ईरान और अमेरिका दोनों जो हैं वो डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहते हैं, उसको चांस देना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ जितनी इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज पोजीशंस जो वो ले रहे हैं, पॉलिटिकल रिटोरिक कह लें उसको, या जो एक नेशनल प्राइड के साथ जुड़ा हुआ, एक ह्यूब्रस प्राइड के साथ जुड़े हुए जो स्टेटमेंट्स है वो तो आ रही हैं हर तरफ से आ रही है। बट वॉर इज़ अ सीरियस बिजनेस। उसने आज नहीं तो कल, हर वॉर ने ट्रांसेंड जरूर होना होता है डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि एंड गेम और एंड स्टेट डिप्लोमेसी ने और पॉलिटिक्स ने लिखनी होती है। आप जितना मर्जी है मिलिट्री को यूज करके आप मिलिट्री लेवरेज तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एंड गेम नहीं लिख सकते। इस पहले भी इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि हमें मिलिट्री की एप्लीकेशन के साथ नताइज नहीं मिले। दैट्स वाई दे बोथ साइन द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो जो दोनों सदूर ने साइन किए वो इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। बट उसके बाद जब वो मेमोरेंडम साइन हो गया और हमने देखा कि अमेरिका ने कोशिश की कि वो एक नया रूट इस्टेब्लिश करे ड्यूरिंग दैट, और फिर ईरान ने बगैर कोई वार्निंग दिए या वो जो हॉटलाइन इस्टेब्लिश हुई थी फॉर हुर्मस, उसको इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट इंगेजमेंट की, और वो ईरान ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि ये जो लेवरेज है हुर्मस का, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। तो इस वजह से दोबारा एस्केलेशन की तरफ आए। 13-14 दिन की एस्केलेशन करके देख ली, ये 1 साल भी और लड़ते रहे, 2 साल 10 साल भी लड़ते रहे, मिलिटरीली दे कांट परसू देयर अचीव देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अमेरिका के तो खैर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं भी कंफ्यूज्ड अदर देन द न्यूक्लियर, क्योंकि वो वॉर ही नेतन्याहू की लड़ रहा है। तो इस दोनों की ख्वाहिश है
कि नेगोशिएशंस पे आए। अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि नेगोशिएशन से आने से पहले मेरी मिलिट्री असेंडेंसी हो, मिलिटरीली मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूं, जिसके लिए उसने 13-14 दिन ट्राई भी कर ली, फायदा नहीं हुआ। ईरान जो है वो ये तासुर लेकर टेबल पे जाना चाहता है कि कभी ये तासुर नहीं देना चाहता कि वो जंग हार गए या नुकसान हो रहा था या लूज कर रहे थे। वो यही कह रहे हैं कि हमने अपनी सॉवरेनिटी और अपनी जंग के साथ हम एक बेहतर पोजीशन पे हैं। अब ये चीज थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रही है टू रीस्टार्ट दी नेगोशिएशंस, बट हैविंग सेड दैट प्रोसेसेस आर ऑन, दैट इज वेरी एनकरेजिंग साइन। लेट्स सी, अभी स्पॉइलर जा रहा है अमेरिका, देखते हैं क्या करता है वो। अनस, इस सारे मामले के अंदर हमने बाबुल मंदब के ऊपर भी कशीदगी देखी, वहाँ पे भी सऊदी टैंकर्स के ऊपर जो है वो गोलाबारी की गई है। आप समझते हैं कि इनडायरेक्टली उसका भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि अगर ये दोनों जो एक ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के अहम ज़राए हैं, अगर इनके ऊपर कशीदगी बढ़ गई और ये रूट्स अगर बंद हो गए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है तेल के हवाले से, उनकी कीमतों के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। शायद क्या इनडायरेक्ट प्रेशर ये भी गया है, आप समझते हैं, अमेरिका के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, बिल्कुल प्रेशर तो किया है क्योंकि यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं अपने घर में, जो ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक नीचे गई है और ईरान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर वो दोनों पॉइंट्स को चोक कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और बाब अल मंदब को, तो जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंटायर दुनिया भर के अंदर है या मेजॉरिटी एरिया के अंदर है, वो चोक हो जाएगा। जिसकी वजह से जो अमेरिका के जो दोस्त अभी इत्तेहादी हमें सामने नजर आते हैं वो अमेरिकी सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा उसके साथ पे नहीं नजर आएंगे। यही वजह है कि अब एज अ प्रेशर पॉइंट जो है इट इज वर्किंग आउट, प्राइमा फेसी सीम्स लाइक इट इज वर्किंग आउट। और यही वजह है कि अब 2 रोज से कशीदगी नहीं हुई है, बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे हैं। कल रिपोर्ट हुआ, ये बात हम कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान और कतर दोनों जो मीडिएटर्स हैं, दोनों सालसीन जो हैं, वो ही मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, और उसी की बदौलत अब ईरान ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, चाहे वो इस्लामाबाद में या जिनीवा में या दोहा में वो बातचीत का राउंड हो। अब देखना ये है कि बातचीत का राउंड कितना जल्दी होगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि 17 अगस्त वो डेडलाइन है, अब 20 रोज बचे हैं, कि 17 अगस्त से पहले इन दोनों फरीकैन को इनका बैठना बहुत जरूरी है। मैं और आप दोनों बर्गनस्टॉक में मौजूद थे, तो उससे 2 रोज पहले 21 तारीख को बातचीत हुई, 17 तारीख को जो है वो साइन हुआ था, और उसमें 60 रोज की जो डेडलाइन थी वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और दोनों पार्टीज नहीं चाहेंगी कि किसी ना किसी तरह उस टिकिंग टाइम बॉम्ब को एक्सप्लोड होने का मौका दिया जाए, बट रादर उसी टाइम बॉम्ब के अंदर रहते हुए उसको डिफ्यूज करके कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन रखकर फिर बातचीत का रास्ता आगे बढ़ाया जाए। जी जैन साहब, मैं थोड़ा सा रुख तब्दील करूंगा और वजीर दिफा, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बहुत लंबा बयान जो है वो सामने आया, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। आप समझते हैं कि ये डिलिबरेट एक अटैम्प्ट है? क्योंकि नई दिल्ली के अंदर पिछले एक हफ्ते में हमने जो जिस तरह देखा, स्टूडेंट्स की जानिब से जो एहतजाज किए गए, मोदी गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, बैकआउट करना पड़ा, वजीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब आप समझते हैं उस हजीमत से, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एक जो मोमेंटम है या बयानिया है, एक दफ़ा फिर उसे बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? मंसूर साहब, अभी तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है कि इंडिया के अंदर कोई भी बीमारी हो, कोई भी चाहे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, किसी किस्म का इशू खड़ा हो जाए तो उसकी दवाई जो है वो इस्लामाबाद की गोली को निगल के ही वो हासिल करते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने स्ट्रीट्स तो साफ कर दी हैं, क्राउड को हटा लिया, कॉकरोच जनता पार्टी का, गलियां भी साफ कर ली हैं, लेकिन वो जो मैसेज छोड़ गई हैं और उनके जो पॉलिटिक्स को और उनके मीडिया को और उनके सेकुलर इस तशख़्ख़ुस को और हिंदुत्व की एप्लीकेशन को जिस बुरे तरीके से उसने वल्नरेबल करके वो छोड़ के चले गए हैं, एंड दे हैव द पोटेंशियल्स टू बिल्ड ऑन दिस, जो अभी से एक रिदम बना है उनका, तो उसको धोने के लिए उनके पास और कोई वे आउट है ही नहीं एक्सेप्ट कि पाकिस्तान वही चीज़। और यही स्टूडेंट्स वो नया पैगाम लेके यूथ उनका गया है कि बहुत हमें हिंदू मुसलमान में आपने बांट लिया, पाकिस्तान कह के आपने बहुत हमें डिवाइड कर दिया, डरा दिया, आपका मीडिया, आपका बिल्कुल। तो वो उन्होंने 4-5 चीज़ें जो की हैं उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर, उनके सेकुलर तशख़्ख़ुस के ऊपर, उनके हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो मीडिया को नहीं किया, तो उसको हटाने का एक ही तरीक़ाकार है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे। और सेकेंडली वो एक सिमरिंग एक इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो केपी में हो रहा है या बलोचिस्तान में हो रहा है या जो कश्मीर में अभी सिचुएशन डेवलप हुई है,
वो पास्ट में तो हमारी मिस कैलकुलेशन हो गई, बलोचिस्तान और केपी में आग नहीं लगी और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा खड़ा हो गया। वो हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी एक एनवायरनमेंट मौजूद हो, तो वो इस एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को, वॉर मॉन्गरिंग को, इसको लेकर ही आगे जाना चाहते हैं नियर टू देयर नेक्स्ट इलेक्शन। ऑफ कोर्स वो राहत अंदौरी साहब कहा करते थे ना, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, इन्हीं के शायर हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा मालूम करो कोई चुनाव है क्या। तो वो पॉलिटिक्स को इसके साथ साथ ही चलाना चाहेंगे और रेगुलरली ये बयानात आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि ये उसी कड़ी है, उसी सिलसिले का जी जो अनस इस सारे मामले के अंदर अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, कोई हालिया जो मेमोरी है उसमें याद नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को जो है इस तरह बैकफुट पे जाना पड़े। इंटरनेशनली ऑब्वियसली आज से 1 साल पहले तकरीबन जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी वो एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, लेकिन लोकल पब्लिक के बैकलैश को इस तरह फेस करना रिसेंट मेमोरी में तो याद नहीं आता कि मोदी गवर्नमेंट को इतनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बल्कि 12 साल जो मोदी गवर्नमेंट की मोदी की हुक्मरानी है 2014 से लेके अब तक और 2028 तक जिस तरह वो अनविसाज करते हैं, 12 साल के अंदर पहली मर्तबा उनके किसी भी वजीर ने इस्तीफा दिया है। तो मेरे ख्याल से इट गोज ऑन टू शो, या वो दिखाता है कि वो प्रेशर कितना ज्यादा माउंट कर रहा था। और एक चीज जो बड़ी सिग्निफिकेंट थी इस पूरे प्रोटेस्ट की कि ऑपोजिशन पार्टीज भी जब इस प्रोटेस्ट को आई तो उन्होंने उसको एक हाईजैक करने की कोशिश नहीं की और दूसरा उसको हाईजैक होने भी नहीं दिया गया। तीसरी बात ये कि जो ऑपोजिशन पार्टीज आई उन्होंने भी वही मुद्दे की बात की जो कि कोर कंसर्न था और वो कोर डिमांड से हटे नहीं। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस के लिए भी यही सबसे बड़ा इशू होगा कि जेन जी को या फिर नए वोटर्स को किस तरह अपने साथ लेके चलें या अपने लिए वोट करवाएं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट कम से कम, या बीजेपी की करप्शन के अगेंस्ट जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड बात है। उनके मीडिया के ऊपर तो खैर नहीं उठ सकती, लेकिन सोशल मीडिया, ऑल्टरनेटिव मीडिया मैकेनिज्म जैसे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, वो जो जिस तरह के कहते हैं ना लावा जो पक रहा है, वो मोदी गवर्नमेंट के ऐसे कहते हैं खतरे की घंटी से कम नहीं है। जी अनस मलिक, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, दोनों तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू आपने सुनी। ईरान और अमेरिका के मामला पिछले 2 दिन में कुछ कशीदगी में कमी ज़रूर आई है, ख़तरात अभी भी वहाँ पर मौजूद है और भारत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह यह है कि इंटरनली लोकल पॉलिटिक्स में मोदी हुकूमत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।